नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मृदा के पार्ट नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले हमने बात की पार्ट नंबर 1 के बारे में, और पार्ट 1 में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार मृदा किसे कहते हैं, मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और मृदा के संगठन व जनन की प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, उसके अंदर विचार करेंगे 2 मिनट का कि किस प्रकार मृदा किसे कहते हैं, कि मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हमने बात की कि मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा एक शब्द है सोलम, यहाँ से हुई है। सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श। और मृदा किसे कहते हैं तो भूमि के ऊपर मिलने वाली सबसे ऊपरी परत जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, उसे हमने मृदा कहा है। मृदा के जनन की प्रक्रिया का अगले बात हमने की थी कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमने बात की थी मूल चट्टानों के बारे में, जिनका योगदान सर्वाधिक होता है। मूल चट्टानों के अलावा हमने बात की जलवायु की, जो कि उन्हें रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा हमने बात की जीवदंत जंतुओं के बारे में, जो कि जैविक क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसके अलावा वनस्पति के बारे में या भूमिगत जल के बारे में हमने बात की, जो तत्व में योगदान देते हैं। इसके अलावा हमने अगला पॉइंट पे बात की थी कि किस प्रकार मृदा के संगठन में किन किन तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मृदा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमने बात की थी, खनिज तत्वों की भूमिका सर्वाधिक होती है। काफ़ी बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है, 40 से 45% योगदान खनिज तत्वों का होता है। इसके अलावा हमने बात की थी किस प्रकार जल की भूमिका 25% होती है और वायु की भूमिका भी 25% होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये दोनों तथ्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने बात की थी वनस्पति या कार्बन की का योगदान भी 5 से 10% होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य जिन पे हमें बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किस प्रकार भारतीय मृदा को 8 के द्वारा 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में बांटा गया था। 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय मृदा को 8 प्रमुख भागों में ICAR के द्वारा जो बांटा गया था, इन 8 भाग को मृदा के स्वरूप को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार, जैसे कि वृहद स्तर, नंबर 1 वृहद स्तर पर मिलने वाली मृदा और एक लघु स्तर पर मिलने वाली मृदा, यानी जो कि भारत के अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है बड़े भूभाग के रूप में, उसे वृहद स्तर नाम दिया गया है। और जो थोड़े भूभाग पर उपलब्ध है वो लघु स्तर के रूप में जानी जाती है। ICAR के द्वारा 1986 में इनका डिवाइडेशन किया गया है, बताया गया। ये अमेरिका के मृदा के आधार पर बताया गया किस प्रकार अमेरिका के द्वारा जो मृदा का बांटा गया, उसी प्रकार भारत में ICAR के द्वारा 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करते हैं वृहद स्तर में। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा की बात करें, इसके अलावा काली मृदा या 2 नंबर पे लाल मृदा की बात करेंगे, और 3 नंबर पे काली मृदा की बात करेंगे। काली मृदा की बात करेंगे, नंबर 4 पे लेटराइट मृदा की बात करेंगे। ये कुछ 4 तत्व जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा को। जलोढ़ मृदा जो कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैली हुई है। लगभग ये 43.4% भूभाग को घेरे हुए। भारत की कुल क्षेत्रफल का यानी 43.4% भूभाग है कुल क्षेत्र का, वो जलोढ़ मृदा उस पर मिलती है। तो सबसे बड़ा भाग जो है किसका है, जलोढ़ मृदा का मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे लाल मृदा के स्वरूप की, जो कि भारत की कुल क्षेत्रफल के 18.6% भूभाग पर मिलती है, और ये लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैली है, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैली है। और कुल क्षेत्र की बात करें 18.6% भूभाग पर ये लाल मृदा मिलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे काली मृदा की बात करेंगे, तो ये 16.6% भूभाग पर मिलती है, और ये लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो ये कुछ। इसके अलावा हम बात करें लेटराइट मृदा की, तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, और इसमें लगभग 3.7% भाग को घेरा हुआ है।
यानी प्रमुख 4 भागों में वृहद स्तर की बात हमने की है कि प्रमुख 4 स्तरों में वृहद स्तर को बांटा ICAR के द्वारा। और इसमें सबसे पहले जलोढ़ स्तर जो कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है और लगभग 43.4% क्षेत्र को ये भारत के कवर करती है। इसके अलावा नंबर 2 की बात लाल मृदा की बात की है जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 18.6% भूभाग को घेरती है और 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। इसके अलावा काली मृदा की बात करें, काली मृदा जो कि 16.6% भूभाग को घेरे हुए है और 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इसके अलावा लेटराइट मृदा जो कि 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है और 3.7% भूभाग को घेरे हुए। इस प्रकार ये 4 मृदा के वृहद स्वरूपों की बात हमने यहाँ पे की है। इसके बाद हम बात करें लघु स्तर के बारे में। तो लघु स्तर की मृदा जो है उसमें 4 भागों में बांटा गया और 4 कौन कौन सी। तो नंबर 1 की बात करेंगे शुष्क मृदा, इसके बाद में लवणीय मृदा, इसके बाद पीट मृदा और नंबर 4 पे पर्वतीय मृदा। ये 4 लघु स्तर की मृदाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इन 4 स्तर के मृदाओं की और इसके बाद में लघु स्तर की मृदाओं की। तो सबसे पहले हम बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में। किस प्रकार जलोढ़ मृदा जो कि भारत के सबसे बड़े भूभाग पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली जाने वाली मृदा है। ये जो कि हमने बात कर ली कि ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, बिछाई गई मिट्टियों से ये निर्माण हुआ। जैसे हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान ले सकते हो। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के माध्यम से जलोढ़ मृदा का क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें हम बात कर सकते हैं पंजाब से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक, पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की बात हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये मृदा मिलती है कहाँ पे, यूपी में मिलती है। आपके सामने प्रश्न आ जाए कि जलोढ़ मृदा सर्वाधिक किस राज्य में मिलती है, तो यूपी में मिलती है। इसके अलावा इस मृदा की प्रमुख बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है, तो इसमें चूना की प्लस चूना की इसमें और ह्यूमस की अधिकता होती है। लगभग ये नाइट्रोजन की बात आप ध्यान रखें कि भारत में मिलने वाली प्रत्येक मृदा में नाइट्रोजन की कमी मिलती है। अब किसी भी मृदा की बात कर रहे होगे तो लगभग मृदा में क्या है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसलिए आप ये बात नोट कर लें कि नाइट्रोजन को आपको क्या बताना है कि भारतीय मृदा में कम है, तो ध्यान रखें ये बात। इसके अलावा हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा जो है इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, तो यहाँ जैसे कि धान की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं या दूसरी दलीय फसलों की बात हम करते हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। इसके रंग की बात करते हैं तो यहाँ भूरा, धूसर, राख जैसा रंग होता है, राख जैसे रंग को लिए हुए है, भूरा, धूसर, राख जैसे रंग को ये मृदा लिए हुए जलोढ़ मृदा की हमने बात की है। दूसरे नाम से जैसे हम बात करेंगे तो भूरा, धूसर, राख जैसे इसे नाम के बारे में आप बात कर सकते हो। और इनसेप्टिसोल जो मृदा है, यानी इनसेप्टिसोल जो कि अमेरिका की मृदा का नाम जैसे के आधार पर भारतीय मृदाओं का नाम दिया गया, इनसेप्टिसोल मृदा को भी आर्द्र मृदा या जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। इनसेप्टिसोल मृदा हालांकि नाम दूसरा है लेकिन इसके इस क्षेत्र में लगभग वो फैली हुई है, तो उसी का नाम है इनसेप्टिसोल्स। इसके बाद हम बात करें कि प्रमुख रूप से बात होगी किसकी, पंजाब में मिलने वाली मृदा है, हरियाणा में मिलती है। इसके अलावा यूपी की चर्चा हमने की, बिहार और पश्चिमी बंगाल, ये कुछ प्रमुख राज्य जहां पर ये मृदा मिलती है। हमने बात कर ली है कि जलोढ़ मृदा जो कि भारत के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई मृदा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र को घेरती है और ये लगभग भारत के 43.4% क्षेत्र को घेरे हुए सबसे बड़ा समूह है, आप कह सकते हो मृदा का, कि बड़े क्षेत्र को ये घेरती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस मृदा को 4 भागों में बांटा गया था, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं, खादर के बारे में, बांगर के बारे में और तराई के बारे में, भाबर के बारे में।
कुल 4 स्वरूपों में इनका विभाजन स्वरूप हम पढ़ चुके हैं। तो आप देख लेंगे किस प्रकार हमने खादर की बात की थी, खादर जो कि नवीनतम जलोढ़ मृदा होती है, बांगर पुरातन जलोढ़ मृदा होती है, और किस प्रकार खादर अधिक उपजाऊपन लिए होती है क्योंकि वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ पानी पहुँचता है और बांगर में पानी नहीं पहुँचता है, मिट्टी के बड़े कण बांगर में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा भाग लाल मृदा का, कि किस प्रकार लाल मृदा का क्षेत्र जो कि 18.6% क्षेत्रफल भाग के फैली हुई है लाल मृदा, और इसमें लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए, यानी 18.6% भूभाग पर फैली हुई है, और कितने 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान सर्वाधिक सबसे पहले आता है, कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो कि प्रमुखतः लाल मृदा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लाल मृदा के अंदर कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, तो लोहे ऑक्साइड के तत्व इसके अंदर विद्यमान होते हैं। लाल रंग किसके कारण से, लोहे ऑक्साइड के कारण, लोहे ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल है। यहाँ इसके अंदर भी क्या है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, लोह और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की यहाँ इस मिट्टी में कमी होती है। लाल मृदा की हमने बात कर रहे हैं कि किस प्रकार ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे प्रमुख रूप से मिलती है, और यहाँ इसके अंदर लोह ऑक्साइड के तत्वों की प्रधानता होती है, और लोहे और एल्यूमिनियम तत्व इसमें भरपूर रूप से मिलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की इसमें कमी होती है, ये उपजाऊपन कम होती है, लेकिन इसमें अन्य खनिज तत्वों की सहायता के या अधिक उर्वरा शक्ति की सहायता के आधार पर क्या होता है, इसमें फसलों को उपजाया जाता है। ये कुछ प्रमुख बात है इसमें, किसमें सिंचाई और अन्य रासायनिक तत्वों के आधार पर इसमें फसलों को उपजाया जाता है। इसमें यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, तापमान की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग जो है लाल हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख बात थी लाल मृदा के बारे में, और प्रमुख जो बात हमने की लाल मृदा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। ये भारत के तीसरा जो मृदा का वृहद स्वरूप है वो किसका है, काली मृदा का पाया जाता है, जो कि भारत के कितने, जो कि लगभग 16.6% भूभाग पर काली मृदा मिलती है। कितने पर, 16.6% भूभाग पर, और लगभग ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। कितने पर, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई काली मृदा। सर्वाधिक काली मृदा कहाँ पे मिलती है, तो ये महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। इसको हमें एक अन्य नाम से रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगर या काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरनोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ पर, महाराष्ट्र में मिलती है। महाराष्ट्र के अलावा हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु दक्षिणी भारत में लगभग ये मृदा मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मृदा है कौन सी, काली मृदा। तो इसमें दूसरी विशेष बात इसकी क्या है कि इसके अंदर नमी की मात्रा अधिक मिलती है, नमी इसके अंदर अधिक मिलती है, और यहाँ पर विशेष बात ये भी है इसके अंदर कि ये मृदा सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है, सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है। तो स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है, कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है, स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है, तो ये काली मृदा है। क्योंकि इसमें जैसे कि आपने तालाब देखा होगा गांव में, तालाब के सूखने के बाद उसके अंदर दरारें पड़ जाती है,
यानी दरार से पड़ जाती है, ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि ये जुताई की हुई है। तो स्वतः जुताई युक्त मृदा है वो कौन सी है? तो काली मृदा है। इसमें कपास की कृषि सर्वाधिक होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं लेटराइट मृदा की। चौथा स्वरूप किसका है? लेटराइट मृदा का है। और वृहद स्तर की मृदाओं में लेटराइट मृदा का योगदान नंबर 4 पे है कि लेटराइट मृदा जो कि भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर फैली, 3.7% क्षेत्रफल को घेरे हुए और 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इसके अलावा लेटराइट मृदा की बात आप करोगे तो ये सर्वाधिक मिलती है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु में, अपने पश्चिम बंगाल के साइड आ जाओगे, पश्चिम बंगाल की बात करोगे, उड़ीसा की बात करोगे, यहाँ पर झारखंड की बात करोगे, इस साइड में भी ये लेटराइट मृदा अधिक मिलती है। ये लेटराइट मृदा अधिक तापमान के कारण होती है। अधिक तापमान के कारण इनका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, रंग इसका लाल हो जाता है। और इसके अलावा विशेष इसका ये अगर भीगने के बाद यानी इसके अंदर जल को डालने के बाद जब गिल्ली होती है तो ये कहीं ना कहीं दही के समान लसलसी प्रकार से दिखाई देती है। और अगर ये जब सूख जाती है तो ईंट की बात, यानी लेटराइट का अर्थ भी कहीं ना कहीं जो कि 1905 ईस्वी में ब्रिटिश भूगोलवेता के द्वारा 1905 ईस्वी में इसका अध्ययन किया गया था, लेटराइट मृदा का नामकरण किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस 1905 ईस्वी के अंदर लेटराइट मृदा के बारे में बताया गया था, उसमें कि किस प्रकार ये मृदा सूखने के बाद या ये किस प्रकार ईंट के समान दिखाई देती है। तो इसका अर्थ भी कहीं ना कहीं ईंट से लगाया जाता है कि लेटराइट मृदा जो कि ईंट बनाने में भी इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। और ये जो कि गिल्ली होने के बाद कहीं ना कहीं दही के समान या लसलसी प्रकार से दिखाई देती है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात करेंगे तो जैसे चाय की बात आप करोगे, कहवा की या काजू की बात आप करोगे, कहवा की बात करोगे, इस प्रकार की कृषि प्रमुख रूप से कहवा है, काजू है, चाय है, इस पर कृषि मुख्यतः लेटराइट प्रकार की मृदा में की जाती है। तो आप इसको विशेषतः ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे गौण भागों की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने बात कर ली 4 स्तर के प्रमुख जो मृदा स्वरूप हमारे भारत में मिलते हैं कि जलोढ़ मृदा जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल घिरे हुए है, इसके बाद लाल मृदा दूसरे नंबर की है, काली मृदा तीसरे नंबर की है और लेटराइट मृदा नंबर 4 की है। तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें शुष्क मृदा जो कि सर्वाधिक कहाँ मिलती है? राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। शुष्क मृदा राजस्थान की बात करोगे, हरियाणा की बात करोगे, कुछ पंजाब का भाग, गुजरात और उत्तर प्रदेश का भाग लिए हुए है। तो शुष्क मृदा जिसका योगदान है, हम बात करेंगे शुष्क मृदा के अंदर कौन सी कृषि, बाजरा की बात आप करोगे या आप मूंग, मोठ की ज्वार, बाजरा की बात करोगे, इस प्रकार की कृषि, शुष्क कृषि यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर क्योंकि शुष्क कृषि में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है कि यहाँ पर जल का अभाव रहता है और वर्षा भी 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इसलिए इसे शुष्क मृदा नाम दिया गया है कि शुष्क मृदा, ताकि इसके अंदर क्या है, नमी की कमी इसके अंदर होती है। और अन्य प्रकार से इसमें ह्यूमस की बात करोगे, फास्फोरस की बात करोगे, इस मृदा में कमी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लवणीय मृदा में की भी बात करेंगे जहाँ की सर्वाधिक की गुजरात में देखने को मिलती है। गुजरात के बाद कुछ राजस्थान के भागों में बात करोगे, पश्चिम बंगाल की बात करोगे, बिहार की बात करोगे, यहाँ लवणीय मृदा देखने को अधिक मिलती है। और लवणीय मृदा के अंदर अन्य प्रकार से हम बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन तत्व की अन्य फास्फोरस तत्वों की कमी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुर्वर होती है, ये अनुपजाऊ होती है। इसे अन्य नाम जैसे आप रेह की बात करोगे, कलर की बात करोगे, इस प्रकार के कुछ नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ये पीट मृदा की भी बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं ये दलदली भागों में पीट मृदा देखने को मिलती है। और लास्ट है पर्वतीय मृदा जो कि अपरिपक्व मृदा के रूप में जानी जाती है, यानी ऊंचाई के भागों में मिलती है। कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक के मिलने वाली मृदा है पर्वतीय मृदा जो कि अपरिपक्व रूप में होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो कि हम बात करेंगे कि अम्लता की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय मात्रा इसमें अधिक मिलती है, किसमें? पर्वतीय मृदा के अंदर अनुपजाऊ होती है और
कहीं ना कहीं आपने बात कर दिया, परिपक्व मृदा भी है और इसमें अन्य प्रकार से कुछ रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके कृषि आदि इसमें की जाती है। जैसे हम बात करें किस प्रकार सेब की बात कर लेते हैं या अन्य कुछ फलों की कृषि यहाँ पर अधिकांशतः की जाती है। तो अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि किस प्रकार कार्बन की मात्रा हमने की बात की है, कार्बन के अलावा हमने अम्ल की बात की है। तो अम्ल की मात्रा जो है मृदा में पौधों के लिए या कृषि के लिए मध्यमता की आवश्यकता होती है। जैसे हमें पता है कि 0 से लेकर के 7 तक का जो मान है वो 7 से पहले तक का, तो वो क्या है, अम्लीय होता है। और 7 तटस्थ मान है और 7 से 14 तक का मान क्या है, ये क्षारीय है। तो मृदा के उपजाऊपन के लिए, पोषक तत्वों के लिए कौन सा अपने योगदान रहेगा, तो पीएच मान कितना रहेगा, तो पीएच मान जो अपने ये रहेगा 6 से लेकर के 7.5 रहेगा। यानी पीएच मान मृदा का उस मृदा का जिसमें कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उसके लिए कृषि फसलों के लिए उपयुक्त जो मृदा है उसमें पीएच मान है वो 6 से लेकर के 7.5 तक का रहेगा। यानी मध्यम स्तर का, न तो इसमें क्षारीयता अधिक हो और ना इसमें अम्लता अधिक हो। अगर क्षारीयता या अम्लता इसमें अधिक होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होता है। तो इसलिए इसमें आप विशेष तौर पर इसको ध्यान रखो कि पीएच मान 6 से लेकर के 7, आपके अगर ऑप्शन में मिलता है परीक्षा में कि 6 से 7, 5 से 7 या 6 से 8, 8 से 10, तो आप ध्यान रखोगे 6 से 7 या 6 से 7.5 तक का पीएच मान है वो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है फसलों के लिए। तो ये कुछ विशेष बातों के बारे में हमने आज बात की। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आगे किस प्रकार अमेरिका की कृषि पद्धति के आधार पर भारतीय कृषि को कुछ नाम दिए गए। इसमें कुछ प्रमुख नाम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार प्रमुख नाम जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंसेप्टिसोल, दूसरी हम बात करें तो एल्फिसोल, फिर बात करें एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, मोलिसोल। ये कुछ नाम हैं जो कि अमेरिका कृषि के आधार पर भारतीय कृषि को दिया गया है। भारतीय मृदा को अमेरिका मृदा के आधार पर नामकरण इनका किया गया है। तो सबसे पहले इनके कुछ प्रमुख नाम, इनमें 4 नाम वो भी है जो कि राजस्थान की मृदा में भी अपने काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंसेप्टिसोल का नाम मतलब क्या है, आर्द्र मृदा। क्या है, आर्द्र मृदा के बारे में। आर्द्र मृदा जो कि अपने को पता है कि जलोढ़ मृदा जिसको अपने नाम दिया है, उत्तरी क्षेत्र में अपने मिलती है। मध्यम क्षेत्र की बात कर सकते हो, उत्तरी मध्य क्षेत्र के, जो कि इंसेप्टिसोल के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखेंगे आप इसके। और ये लगभग अपने 39.6% भूभाग को घेरे हुए, लगभग भारत के 39.6% भूभाग को घेरे हुए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार एल्फिसोल और एंटीसोल। एंटीसोल्स की बात करें तो एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है कि विपरीत। और एंटी कौन होता है, एंटी वही होता है जो कि पी लेता है। एंटी वही होगा ना, एंटी का मतलब दुश्मन से है, दुश्मन कौन होगा, कब बनेगा, वो जो पीने के बाद एंटी बन जाएगा। तो एंटी का मतलब क्या हो गया, इसमें पीली भूरी मृदा से भी है कि राजस्थान में भी मृदा मिलती है। तो इसमें आप एंटीसोल के आधार पर क्या बताओगे कि पीली भूरी मृदा बताओगे। पीली भूरी मृदा सामान्य से अपने ट्रिक है कि अपने को याद रह जाए, कैसे भी रह जाए, तो उसके लिए हम एंटीसोल की बात हमने की। एल्फिसोल का के बारे में बात करें तो एल्फी का मतलब उल्टा आप कर लीजिए कि इसमें गुल्फी से कर लीजिए। और गुल्फी किससे बनती है, जल से बनती है, तो इसे आप जलोढ़ मृदा बता सकते हो कि जलोढ़ मृदा। इसके अलावा वर्टिसोल, वर्टी का अर्थ क्या होता है, उल्टा कर लीजिए डर्टी। और डर्टी कैसे कौन होता है, गंदा होता है। गंदा कैसा होता है, काला होता है। तो आप वर्टी को जैसे काली मृदा की बात आप कर सकते हो, जो कि दक्षिणी भारत में मिलती है। राजस्थान में भी अपने वर्टिसोल का प्रयोग आप करोगे, एंटीसोल का भी आप प्रयोग करोगे और एल्फिसोल का भी आप प्रयोग करोगे और इंसेप्टिसोल का भी प्रयोग करोगे आर्द्र मृदा के नाम से। एरिडिसोल्स का भी आप सर्वाधिक प्रयोग करोगे। राजस्थान में मिलने वाली सर्वाधिक मृदा कौन सी है, तो एरिडिसोल्स है कौन सी, इसे शुष्क मृदा। कौन सी, शुष्क
मृदा या रेतीली मृदा। एरिडी का मतलब शुष्क होता है और इनसेप्टी का मतलब आर्द्र होता है। इनसेप्टी के उल्टा अपोजिट है एरिडी। इनसेप्टिसोल्स का मतलब आर्द्र मृदा और एरिडीसोल्स का मतलब शुष्क मृदा है। इसके अलावा एल्फीसोल की हमने बात की जलोढ़ मृदा, एंटीसोल की बात की पीली मृदा। तो इस प्रकार के कुछ नाम आपको सामने महत्वपूर्ण नामों के बारे में मैंने बात की है यहाँ पे कि किस प्रकार ये जो कि इनसेप्टिसोल है, एल्फीसोल है, एंटीसोल है, वर्टिसोल है, एरिडीसोल है। ये कुछ प्रमुख 5 नाम हैं जो प्रमुख रूप से भारत में भी मिलती है और राजस्थान में भी। और आजकल का जो परीक्षा का पैटर्न है इसमें से लगभग ये एरिडीसोल्स की बात करूँगा, एंटीसोल की बात करूँगा, वर्टिसोल की बात करूँगा और इनसेप्टी 4 मृदा में से आपको प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपको इनमें से मिल जाता है कि वर्टिसोल का सर्वाधिक प्रश्न आता है। वर्टिसोल किसे कहते हैं? तो काली मृदा को कहते हैं। जो काली कपास की मृदा जो है रेगिर मृदा के नाम से जो बात हमने की है वो कौन सी है? वर्टिसोल मृदा है। कौन सी है? वर्टिसोल मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है। काली मृदा सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो दक्षिणी भारत में मिलती है। काली मृदा अधिक क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर कपास की कृषि की जाती है और ये सब स्वतः जुताई वाली मृदा है। तो आप वर्टिसोल का आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा एरिडीसोल की बात करोगे। एरिडीसोल सदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत के वृहद मरुस्थल में मिलने वाली मृदा शुष्क मृदा है एरिडीसोल्स। एरिडी का एरिड इंग्लिश का शब्द लो तो उसका अर्थ भी शुष्क होता है। तो एरिडीसोल्स मृदा है वो कहाँ मिलती है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में एरिडीसोल्स मृदा मिलती है। राजस्थान में हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण एरिडीसोल्स है क्योंकि लगभग 61% भूभाग पर ये मृदा लगभग फैली हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटीसोल्स मृदा। एंटी का मतलब हमने बात कर ली कि किस प्रकार पीली भूरी मृदा को एंटीसोल्स मृदा कहते हैं और एंटीसोल्स मृदा की बात हमने की किस प्रकार पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? एंटी हो जाता है। तो इसमें आप याद रख पाओगे। और इनसेप्टिक सोल्स का मतलब क्या है? आर्द्र मृदा है। तो आर्द्र मृदा जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। इनसेप्टिसोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। काली मृदा इसलिए, वर्टिसोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कपास की कृषि की जाती है काली मृदा के लिए। और एरिडीसोल का क्योंकि शुष्क कृषि है, शुष्क मृदा है और रेतीली मृदा के अंदर ये मिलती है। एरिडीसोल्स मृदा शुष्क मृदा के नाम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है और एंटीसोल से पीली भूरी मृदा के नाम से जानी जाती है। कुछ मात्रा में एल्फीसोल जलोढ़ मृदा भी है जो कि तटीय इलाकों में अधिक देखने को मिलती है। ये था आज का हमारा चैप्टर। कैसा लगा आप ज़रूर लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।